हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप ऑल ऑफ गुड। नेशनल इनकम रिवीजन क्लास 1 में हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम रिवाइज कर चुके। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इज ओवर नाउ। आज हम बात करेंगे दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन की रिवीजन समाप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 इस रिवीजन में आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 क्या था, 4 क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था, सारी बातें बताता हूं, तो थोड़ा सा वेट करो। चैप्टर नंबर 3 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम था, याद आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम था, याद आ रहा होगा। बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में 8 बेसिक एग्रीगेट्स की बातें की थी। जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनएनपीएफसी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड। उन तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और थोड़ी बहुत थ्योरी वहां पर भी थी। जीडीपी एंड वेलफेयर लिमिटेशंस पढ़ी थी, डबल काउंटिंग पढ़ा था, उसके अलावा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पढ़ा था। ये सारी बातें फिर से याद हो जाएंगी, घबराओ मत, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, सब हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम से, क्योंकि बिना बेसिक एग्रीगेट्स किए कैसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कर लोगे। तो सबसे पहले बात करूंगा बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की, जो कि होते हैं 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। आपको मैंने याद कराए थे। कैसे याद कराए थे एक बार देखो, फिर से बताऊंगा। बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को हमने कैसे याद किया था, बहुत ही आसान तरीका हमारे पास था। वो क्या था दोस्तों? बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में हमने ये बात की थी कि नेशनल इनकम जो है इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, टोटली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को हमने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नेशनल प्रोडक्शन। कुछ प्रोडक्शन ऐसे थे जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुए थे। कुछ गुड सर्विस का फ्लो ऐसा था जो नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया था। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मैंने 4 बार लिखा था दोस्तों, और नेशनल प्रोडक्ट को भी मैंने 4 बार लिखा था। कुछ प्रोडक्शन ऐसे थे जो ग्रॉस वैल्यू पे थे, कुछ ऐसे थे जो नेट वैल्यू पे थे, सेम एज यहां पर था। कुछ ऐसे प्रोडक्शन थे जो ग्रॉस वैल्यू पे थे, कुछ ऐसे प्रोडक्शन थे जो नेट वैल्यू पे थे। अब कुछ थे मार्केट प्राइस पे, कुछ थे फैक्टर कॉस्ट पे, कुछ थे मार्केट प्राइस पे, कुछ थे फैक्टर कॉस्ट पे। ऐसे ही यहां पे मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, सारे एग्रीगेट्स अलग अलग बन गए थे। इनको हमने बोला था 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहां पे 4 डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे और 4 नेशनल प्रोडक्ट थे। उसके बाद इन 8 के 8 बेसिक एग्रीगेट्स को हमने डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था अगर कोई भी चीज एमपी पे होगी तो हम उसे बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पे होगी तो हमने बोला था मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई प्रोडक्शन डी होगा, मतलब कि ये वाले डोमेस्टिक वाले होंगे, तो प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाएगा। याद आ रहा है आपको? प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाएगा। अगर कोई नेशनल प्रोडक्शन होंगे, मतलब कि ये वाले, तो उन्हें बोला जाएगा प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये सब कुछ याद आ रहा है आपको? अब मैं इसको डिफाइन करके दिखाता हूं। जैसे कि अगर बात करता हूं जीडीपी एमपी की, तो ये क्या होता है? डेफिनेशन शुरू करते थे पीछे से। एमपी मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। तो जीडीपी एमपी की डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि जी है, जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। दैट्स इट। एनएनपीएफसी को कैसे डिफाइन किया था? एफसी मतलब मनी वैल्यू। सबसे पहले नेट है तो हम बोलेंगे इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि यहां पे एन है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये डेफिनेशन थी। ऐसे ही 8 की 8 डेफिनेशन आपके सामने कुछ इस तरह से थी दोस्तों। जैसे कि जीडीपी एमपी यहां पर है,
हमने समझ लिया कि क्या होता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू होती है क्योंकि एमपी है। कोई एफसी पे हो तो हम बोलते हैं नेट मनी वैल्यू, क्योंकि नेट है और एफसी। नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये 8 डेफिनेशन तो आपको याद हो जाती है, लेकिन इन 8 डेफिनेशन के बाद था कन्वर्जन, कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते थे। बेटा याद दिलाता हूं, अगर आपको किसी भी ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना था तो आप क्या करते थे, आप डेप्रीशिएशन माइनस करते थे। बोलो याद आया कि नहीं। अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना होता था तो आप डेप्रीशिएशन को प्लस कर देते थे। बोलो याद आया कि नहीं। अगर आपको डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू पे जाना होता था तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते थे। चैप्टर नंबर 2 में आप सीख चुके हैं रिवीजन में। अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता था तो आप माइनस कर देते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेशनल बड़ा कंसेप्ट होता है। अब हम बात करते थे मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस के अंदर तो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जब चीज बिकती है टैक्सेस के साथ बिकती है। मार्केट प्राइस में से हम माइनस करते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो हमारे पास आता था प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट। अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहते थे तो हम प्लस करते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो हम पहुंच जाते थे मार्केट प्राइस पे। अगर क्वेश्चन में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया होता था तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को घटाते थे, एनआईटी आ जाता था। अगर आपको एनएफआई नहीं दिया होता था तो हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते थे, कन्वर्जन हो जाता था। अब एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपको ये बोलता है कि कन्वर्ट, आपको निकालना है एनडीपीएफसी और आपको गिवन है जीएनपीएमपी, तो आप कैसे निकालते थे एनडीपीएफसी। बोल, आपको नेट चाहिए, आपके पास ग्रॉस है तो ग्रॉस में से आप डेप्रीशिएशन माइनस करते थे, आपको नेट मिल जाता। आपके पास नेशनल है, आपको डोमेस्टिक चाहिए, आप एनएफआईए माइनस करते थे, आपको डोमेस्टिक मिल जाता था। आपके पास एमपी, आपको एफसी चाहिए, आप एनआईटी माइनस करते थे, आपको एफसी मिल जाता था। तो ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट, नेशनल माइनस एनएफआई इज इक्वल टू डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। इस तरह से आप कन्वर्जन करते थे। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरह के थे दोस्तों, ये न्यूमेरिकल्स यहां पर थे। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो यहां पे आपको निकालना है जीएनपीएफसी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको यहां एनडीपीएमपी गिवन है, तो एनडीपीएमपी जो गिवन है वो आप राइट में रख लो, जो आपको निकालना है आप लेफ्ट में रखते थे, लेफ्ट में रख दिया जीएनपीएफसी। मान लो ये आपको निकालना है। तो एन और जी, नेट और ग्रॉस, तो नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है, आप डेप्रीशिएशन प्लस करते हैं। डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो यहां आप एनएफआईए प्लस करते हैं। आपको एमपी से एफसी पे जाना है, आप एनआईटी माइनस करते हैं। इसके बाद ये सारी वैल्यूज आप पुट करते थे, आंसर निकालते थे। एनडीपीएमपी 80,000 है, डेप्रीशिएशन आपका यहां पे है 4950, आप प्लस कर देंगे 4950। उसके बाद एनएफआई आपका -200 है, तो प्लस करते हैं एनएफआई वैसे तो, पर प्लस माइनस माइनस हो गया तो -200। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, ब्रैकेट में लिखेंगे 10,600 इनडायरेक्ट टैक्स है और माइनस करेंगे 1770 सब्सिडी। आपका आंसर जो आएगा वो सॉल्व होकर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में था ही क्या, 8 बेसिक एग्रीगेट्स की बातें हमने की थी कि 4 डोमेस्टिक होते हैं, 4 नेशनल होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होते हैं जिनके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं लिया गया है, लेकिन जो नेशनल प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर एनएफआईए को लिया जाता है। जैसे कि डिफरेंस के तौर पे हमारे पास एक डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। एक बात याद दिला दूं, डोमेस्टिक इनकम को आप बोलते हो एनडीपीएफसी, भूलना नहीं है। नेशनल इनकम को आप बोलते हो एनएनपीएफसी, ये भी नहीं भूलना। अब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में फर्क क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन दे दो एनडीपीएफसी की। एफसी है तो मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू
ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर। एनएनपीएफसी क्या है? इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल अकाउंटिंग ईयर के अंदर डोमेस्टिक इनकम में कौन से प्रोड्यूसर है जो टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। नेशनल इनकम में कौन से प्रोड्यूसर है जो ऑल प्रोड्यूसर वो नॉर्मल रेजिडेंट, उनकी बात है। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम में एनएफआई इंक्लूड होता है। ये डिफरेंस इस तरह से कर देते हैं। तो 8 एग्रीगेट को कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया। ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, ना दिया हो तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ढूंढो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट ढूंढो, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस ढूंढो। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, एनएफआई ऐड कर दो, नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम में से माइनस कर दो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एनआईटी घटा दो, एनआईटी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी घटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है तो भैया ऐड करो सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, आईटी आ जाएगा, उसमें से सब्सिडी को घटा दो, एनआईटी आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी को प्लस करना। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ये वाले। ये है बेसिक न्यूमेरिकल्स, एबीसीडी है। इसके बाद चैप्टर 4 में आते हैं मेन न्यूमेरिकल्स। तो बेसिक एग्रीगेट्स में आपको ये सीखना होता है कि जीडीपी एमपी से बाकी एग्रीगेट्स पे या बाकी एग्रीगेट्स से दूसरे एग्रीगेट्स पे कैसे जाते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाला 7th क्वेश्चन। इसमें निकालना है आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको दो एग्रीगेट दिए हुए हैं, एनडीपीएफसी और जीएनपीएमपी। इन दोनों के थ्रू आप इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल सकते हो क्या? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करते हैं। आप कोई भी एग्रीगेट को लेफ्ट राइट कहीं भी रख लो, क्योंकि दोनों एग्रीगेट दिए हुए हैं, फॉर्मूला बन जाएगा। पहले फॉर्मूला बनाना होता है। मान लो तो लेफ्ट साइड में रखते हैं जीएनपीएमपी को और राइट साइड में रखते हैं एनडीपीएफसी को। लेफ्ट राइट आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएनपीएमपी और एनडीपीएफसी हमने रख लिया। अब क्या करेंगे? अब बनाएंगे फॉर्मूला। नेट से ग्रॉस जाना है बेटा, तो आप करेंगे प्लस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है बेटा, तो प्लस करेंगे एनएफआई। एफसी से एमपी जाना है, प्लस करेंगे एनआईटी। सिंपल फॉर्मूला बन गया। आपको निकालनी है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू। तो एनआईटी को पैसे कैसे छोड़ दें, बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दें। जीएनपीएमपी की वैल्यू मेरे सामने है बेटा 58350, पुट कर दी मैंने 58350। और एनडीपीएफसी की वैल्यू है 55915, 55915। डेप्रीशिएशन की वैल्यू मेरे पास है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज 1625। वेरी सिंपल। एनएफआई की वैल्यू मेरे पास है बेटा फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 625 है, टू अब्रॉड जो है वो है 865 है। 625 में से अगर आप 865 माइनस करते हो, 625 में से आप माइनस करते हो 865, तो आपके पास आता है माइनस का 240। आप यहां पर माइनस का 240 लिख सकते हैं। वैसे प्लस होता है, अंदर लिख दो माइनस का 240। एनआईटी को ऐसे कैसे लिखे रहने दो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 55915, ओके, 55915 प्लस 1625, उसके बाद माइनस का 240, तो आपको मिलता है बेटा 57300 प्लस एनआईटी। अब क्या करेंगे? 58350 में से आप माइनस कर देंगे 57300 इज इक्वल्स टू एनआईटी। सॉल्व करते हैं। माइनस 58350 इज इक्वल्स टू आपका आता है बेटा 1050। ये आपका एनआईटी की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनआईटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी आप माइनस कर सकते हैं। तो आपको एनआईटी की वैल्यू आ गई 1050। इनडायरेक्ट टैक्स आपको निकालना है, सब्सिडी आपको गिवन है क्वेश्चन में 1540। अब क्या करेंगे आप? 1050 में ऐड कर देंगे 1540, दैट इज 2590 आपका आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर क्या है। आंसर इज 2590। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने, मैंने करके दिखा दिया, आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए, बाकी आप कर पाओ। तो चैप्टर नंबर 3 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम यहां आपका खत्म होता है। अब जो मेन चैप्टर है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाए बेटा। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मैं आपको तीनों मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगा, तीनों मेथड का कंसेप्ट फिर से याद दिलाऊंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं होता रिवीजन के पास, रिवीजन के टाइम पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हो। आप एटलीस्ट एक मेथड के 5-5 क्वेश्चन कर लो, और 5 क्वेश्चन एक मेथड के करने में समय नहीं लगता, क्योंकि बिना करे एग्जाम में जाओगे तो वहां सॉल्व नहीं होगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ तो वहां पे सॉल्व होगा। आप सोच रहे हो कि चलो मेथड देख लेता हूं पेपर में कर लूंगा, तो बिल्कुल नहीं होता। आप 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा ईच मेथड के, आप दोनों सुनो ध्यान से। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूं। न्यूमेरिकल में चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला आपको जो मेथड आता है बेटा, वो आता है इनकम मेथड। तो इसको रिवाइज कराता हूं मैं आपको। इनकम मेथड में हम सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढते थे बेटा कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज। पता है क्यों? इनकम मेथड का मतलब क्या है? इनकम मेथड का मतलब है कि आप सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ऐड करो। ट्रांसफर इनकम और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम में क्या आता है? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सब आपने पढ़ा है, रेंट वगैरह। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? सिर्फ वेजेस और सैलरी की बात हुई, चाहे कैश में आ रहा हो चाहे काइंड में आ रहा हो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या फिर इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से आपको दिया होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप ऐड करते हो वेजेस एंड सैलरी इन कैश या फिर काइंड। उसके अलावा अगर कोई इंप्लॉयर इंप्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो बीच के अंदर आता है, तो उसको हम लिखते हैं इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर इंप्लॉयज। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर इंप्लॉयज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये आपको याद आ गया होगा। इसको प्लस करके आपको मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेश्चन में सी हुई है, अच्छी बात है, नहीं है तो इसके पार्ट्स को ऐड कर दो। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है बेटा? कि जो भी आपकी इनकम वेजेस के अलावा, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, इन चारों को मिला के बनता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। इन चारों को प्लस करो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, बहुत अच्छी बात है, उसको ले लो। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होगा तो आप रेंट प्लस करो, इंटरेस्ट प्लस करो, रॉयल्टी प्लस करो। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या दिया हो सकता है? आपको डिविडेंड दिया होगा, प्लस कर देना। आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर कॉर्पोरेट सेविंग के नाम से दिया हो सकता है। इन तीनों को, इन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में से एक चीज दी होगी, उसको ले लेना। उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के नाम से आपको दिया होगा। ये तीनों को ऐड तब करना है जब प्रॉफिट आपको नहीं दिया होता। अगर प्रॉफिट दिया है तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता था मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जिसकी इनकम कहीं पर भी नहीं आई वो यहां पर आ जाती है, जिनका खुद का बिजनेस है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वो भी आ जाता है। फैक्टर इनकम होती है, सर्विसेज दे रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इन सबको ऐड करके सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को प्लस करके आपको मिलता है डोमेस्टिक इनकम। ध्यान रखें, नेशनल नहीं, डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद जो भी आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपीएफसी। क्या क्या प्लस करते हैं फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया हुआ, वेजेस, सैलरीज इन कैश या काइंड ले लो, और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज, इन दोनों को प्लस करके मिलता है कंपनसेशन। कंपनसेशन दिया तो इनका कोई मतलब नहीं है।
ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है, फिर नहीं दिखता तो रेंट ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करो, रॉयल्टी ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट नहीं दिखता तो डिविडेंड या कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स या अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट दिया होगा, इन सबको प्लस करना है तो मिलेगा आपको प्रॉफिट। उसके बाद आप प्लस करो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को, इन सबको प्लस करके मिलेगा आपको एनडीपीएफसी। फिर आपका जो आपको निकालना हो निकाल सकते हो, चाहे नेशनल इनकम निकालनी हो, चाहे जीएनपी निकाल लो, एनीथिंग। ये आपका इनकम मेथड होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इनकम मेथड का, ध्यान से देखना। इनकम मेथड के क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम। क्या निकालनी है? नेशनल इनकम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, पर इनकम मेथड आपको एनडीपीएफसी देता है। प्लस क्या करना होता है? सबसे पहले लिखो फॉर्मूला सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एनडीपीएफसी निकालोगे सबसे पहले और फॉर्मूला लिख दोगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सीओई कौन से नंबर पे है? तो फर्स्ट नंबर पे आपको सीओई दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे है नहीं, लेकिन रेंट है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। रॉयल्टी मेरे को दिख नहीं रहा तो मैं नहीं लूंगा। तो रेंट हमारा है, इसको ध्यान से करना पेपर में। रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट 200, 300 और 100, ये आपका हो गया 200, 300, 500 और एक 600। कौन से नंबर पे है? एक सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सरप्लस, एक 6 नंबर पे प्रॉफिट है और 7 नंबर पे इंटरेस्ट है। तो ढूंढते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो भी आपको यहाँ गिवन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट सबका ऐड करेंगे। सीओई 800, उसके बाद रेंट 200, प्रॉफिट 300 और इंटरेस्ट 100। सबको प्लस करके आपका आ गया 8, 2, 1000, 13, 1400 एनडीपीएफसी आ गया। आपको निकालना नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी के लिए आप क्या करते थे? एनडीपीएफसी आपका आ चुका है, आप सिंपल डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआई आप ऐड कर देंगे। एनएफआई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2 अब्रॉड कर सकते हैं, पर यहाँ पूरा पूरा एनएफआई दिया हुआ आपको कितना? माइनस का 20। तो -20 आप कर देंगे, आपका आंसर आ गया 1380 एनएनपीएफसी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे के सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को प्लस करते हैं। हम सारे के सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को प्लस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए हमारे पास था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है। इसको हाउस होल्ड के नाम से भी दिया होता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद फिर हम ढूंढते थे दूसरा फर्म का एक्सपेंडिचर। फर्म करती है कैपिटल गुड्स पे खर्चा, तो उसके लिए आपको दिया होता है यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता था तो इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को आप प्लस कर तो आपको मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो आप चेंज इन स्टॉक लिख सकते हैं। चेंज इन स्टॉक भी नहीं है तो आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर सकते हो। इन दोनों को प्लस करके बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां पे आपका फिक्स्ड है, बस इतना फर्क है। तो इस फिक्स्ड वर्ड से घबराना नहीं है। अगर फिक्स्ड वर्ड है इसका मतलब ये सब पार्ट है, इसके साथ आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेना है। तीसरा जो खर्चा था वो था गवर्नमेंट का, इस नाम से दिया होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
या फिर गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के नाम से दिया हो। उसके अलावा चौथा जो खर्चा होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, जो दिया होता है आपको नेट एक्सपोर्ट्स के नाम, ये प्लस कर देंगे। हाँ, अगर नेट इंपोर्ट्स दिया हो तो आप माइनस करते हैं। नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ तो आप एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस करके नेट एक्सपोर्ट्स निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इन सारे कंपोनेंट को प्लस करके आपको क्या मिलता है? सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रॉस है तो आपको ग्रॉस मिलेगा जी, डोमेस्टिक है तो आपको डी मिलेगा, और खर्चा एक्सपेंडिचर जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है, तो ये मेथड आपको जीडीपीएमपी देगा। ध्यान रखना, ये मेथड आपको जीडीपीएमपी देगा। जैसे इनकम मेथड से एनडीपीएफसी आता है, एक्सपेंडिचर मेथड आपको जीडीपीएमपी देता है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है और आप नेट ही ले लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो एनडीपीएमपी भी आ सकता है। अगर आप नेट ही ले लेते हैं तो वो अलग बात है, नेट दिया है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रॉस में तो डीडीपीएमपी आएगा। नेट ही ले लेते हैं तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा, एनडीपीएमपी। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस मेथड में, ये सेकंड वाला पॉइंट, इसको बहुत ध्यान से करना। ठीक है, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दिया होता तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीन तरह की होती है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये तीनों इन्वेस्टमेंट इसके अंडर आती है। उन तीनों को ऐड करके ये बनता है, प्लस इन्वेंट्री भी प्लस कर दो इन्वेस्टमेंट तो आपका पूरा ये बन जाता है मेन हेड। ये ध्यान रखना, बहुत कम क्वेश्चन में ऐसा होता है पर आ सकता है। इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एक्सपेंडिचर मेथड से। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है जीडीपीएमपी एंड एनडीपीएमपी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। पहले निकालते हैं जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी निकालने के लिए मेरे को सारे फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस करने। सबसे पहले ढूंढूंगा प्राइवेट यानी हाउस होल्ड का खर्चा, जो कि आपको दिया हुआ है 7100 फर्स्ट नंबर, सॉरी सेकंड नंबर पे। उसके बाद ढूंढूंगा फर्म का खर्चा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन स्टॉक, टोटल बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया तो हम ग्रॉस मान के चलेंगे, ग्रॉस नहीं लिखा तो। और आपके साथ चेंज इन स्टॉक भी आप लेंगे क्योंकि फिक्स्ड है। फिक्स जो है वो पार्ट होता है, देखो आप फिक्स दिया हुआ है ना, तो साथ में आपको चेंज स्टॉक भी लेना पड़ेगा। अगर आपको दिया होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आप चेंज स्टॉक नहीं लेते, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड नंबर पे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और 8 नंबर पे चेंज स्टॉक, ये सारे आप ले लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट का खर्चा, वो आपको दिया 7 नंबर पे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट दिया आपको 4 नंबर पे। ये सारी चीजें आप प्लस करोगे, सबका अमाउंट ऐड करते हैं 7100 प्लस उसके बाद फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 3000 प्लस 8 नंबर पे दिया आपको चेंज स्टॉक 800, गवर्नमेंट का खर्चा 7 नंबर पे 2200 और नेट एक्सपोर्ट आपको दिया है माइनस का 300 4 नंबर पे। प्लस करते हैं 7100 प्लस 3000, पहले ये प्लस कर देंगे, उसके बाद प्लस 800, उसके बाद प्लस 2200 और माइनस का आपका है 300, ये आपका आता है 12800 जीडीपीएमपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, 12800 आपका आंसर आ गया। एनडीपीएमपी भी निकालना है तो आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दें। डेप्रीशिएशन आपको दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 450, आप माइनस कर देंगे तो आपका एनडीपीएमपी भी आ जाएगा, दैट इज 12350। अगर आप 12800 में से माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन को, दैट इज 450, तो आपका ये भी आ जाएगा। इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें ज्यादा नहीं आती। बट एक मेथड हमारे पास और होता है, दैट इज प्रोडक्शन मेथड, जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो चीजें हैं वो और इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड मेथड में आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसको आप प्रोडक्शन मेथड या
आउटपुट मेथड भी बोल देते हैं। इस मेथड में आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वैल्यू एडिशन। कि जब भी आप रॉ मटेरियल में और वैल्यू एडिशन करते हैं और बनाते हैं फाइनल आउटपुट को, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किया है आउटपुट बनाने के लिए फाइनली, वो है वैल्यू एडेड। कैसे निकाल सकते हैं इसको आप? वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो बन के तैयार हो गई, उसमें से आप रॉ मटेरियल इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दें, तो आपके पास वैल्यू एड आ जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले आप निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इससे आपका निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब टोटल सेल्स अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप कैसे निकालते? एक और चीज ध्यान रखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट में बहुत रेयर होगा पर दिया हो सकता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये भी आपको ऐड करना होता है। अगर क्वेश्चन में टोटल सेल्स नहीं दी हुई तो आप प्राइस इनटू आउटपुट, यूनिट्स में आपको ये दी होगी, टोटल सेल्स निकाल सकते हो। चेंज स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप चेंज स्टॉक निकाल सकते हो। ये आप ध्यान रखें, ये तो आपको दिया ही होता है। एक और फॉर्मूला है टोटल सेल्स का, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स के नाम से कुछ दिया है, इसका मतलब आपको इसमें एक्सपोर्ट्स भी प्लस करने पड़ेंगे, तो आपकी आती है टोटल सेल्स। ये ध्यान रखना, डोमेस्टिक सेल में सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स है, टोटल सेल नहीं है ये। उसमें एक्सपोर्ट प्लस करो तो मिलेगी डोमेस्टिक सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद आप दूसरे स्टेप में निकालते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड जो होता है बेसिकली ये ग्रॉस होता है, जीवीए बोलते हैं इसको, और मार्केट प्राइस से माना जाता है। तो कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप माइनस करते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या इंटरमीडिएट कॉस्ट को। अब अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में प्लस करें पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको प्लस करके आपके पास आ सकता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा वैल्यू एडेड। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट जीडीपीएमपी इस मेथड से, तो आप वैल्यू एडेड को प्लस करके जीडीपीएमपी निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू एडेड? सर वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तीनों को मिला के बनता है जीडीपीएमपी। इस मेथड से, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट है वो, अगर क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक परचेज दिया है रॉ मटेरियल का, उसमें आप जरूर और जरूर ऐड करेंगे इंपोर्ट्स, तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इसका फॉर्मूला, ये बहुत रेयर होगा पर आ सकता है। इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसी का ही है, ध्यान से देखो। आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले निकालेंगे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल, ये पूरा लिखेंगे आप एग्जाम में, वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। जो मुझे यहां दिख नहीं रहा, मैंने चेंज इन स्टॉक ले लिया खाली। टोटल सेल्स यहाँ पे दी हुई है सिर्फ सेल्स के नाम से और कोई सेल्स नहीं है, ये 500 है। चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 20 में से 30 माइनस करो, माइनस का 10 आएगा, ये आ गया 490 वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब निकालना है आपको वैल्यू एडेड। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये आपका 490 आ गया।
इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के नाम से, दैट इज 300। तो आपका 190 आ गया वैल्यू एडेड, जो है GVA-MP। एक तरह से आपको निकालना है GVA-FC। तो आप GVA-MP में से अगर NIT माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें? NIT, तो आपका आ जाएगा GVA-FC। तो GVA-MP में से माइनस करना पड़ेगा NIT को, यानी कि 190 में से माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को। जहां मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है तो आईटी की वैल्यू यहां पे कुछ भी नहीं दी हुई, सिर्फ सब्सिडी दी हुई है मुझे 40। तो माइनस माइनस देखो प्लस हो रहा है, तो 230 आंसर आ रहा है आपका। यहां गलती मत करना, ब्रैकेट में ही लिखना आईटी माइनस सब्सिडी, तब सही होगा क्वेश्चन। 230 अगर आप खाली सब्सिडी माइनस कर देते तो माइनस कर देते हैं, जबकि प्लस होनी चाहिए, कि ब्रैकेट में लिखोगे तो समझ में आएगा कि प्लस होनी चाहिए। तो 230 आपका आ गया GVA-FC, इज दैट सिंपल। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन और होता है यहां पे जो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां पर आपको सेल्स ना देकर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, सेल्स नहीं दी हुई, तो प्राइस इनटू यूनिट्स करके आप सेल्स निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, सिंपल क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है जहां पे आपको सेल्स निकालनी होंगी, वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 7th क्वेश्चन आपका, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसे करना है पहले ये देखो। आपको सेल निकालनी है, क्वेश्चन उल्टा चलता है, बच्चे यहां दिक्कत करते हैं थोड़ी सी कि समझ में नहीं आया सर सेल्स निकालने कैसे निकालें। ये मेथड आपको GVA-MP देता है, तो पहले आप GVA-MP कहीं से निकालो। आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर दिया होता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। NVA-FC आपको दिया हुआ है, तो पहले आप GVA-MP निकाल लो। आपको NVA-FC दिया हुआ है, आप डेप्रीशिएशन प्लस करो, आप NIT प्लस करो, GVA-MP पे पहुंच जाओगे आप। तो NVA-FC आपका है 2500, डेप्रीशिएशन आपके पास है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 500। NIT क्वेश्चन में पूरा पूरा नहीं दिया हुआ, फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो है नहीं, जीरो ले लो। सब्सिडी आपको दी हुई है 100, ये आपने इतना पुट कर दिया। इसके बाद आपके पास आता है 3000 और माइनस 100, 2900 आपके पास आ गया GVA-MP। अब क्या करना है? सेल्स निकालने के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। आप GVA-MP का फॉर्मूला पुट करो, वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। GVA-MP 2900 आ गया, ये आप निकाल लो। IC आपको दिया हुआ है कितना? 2000। ये आपका हो गया बेटा 4900 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब समझ गए होगे आप सेल्स कैसे आएगा। तो 4900 इज इक्वल टू सेल्स, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 600 में से 200 घटा दो, 400 आपके पास आ गया। यहां के माइनस हो जाएगा, 4500 आपके पास आ गया सेल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया। इस तरह से इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब प्रैक्टिकल पोर्शन के बाद आपके पास यहां पे आती है थोड़ी सी थ्योरी। थ्योरी में क्या क्या है? थ्योरी में इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, तीनों मेथड के स्टेप्स हैं, उनकी प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन के बेस पे आपको क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट कि नेशनल इनकम में आएगा ये आइटम या नहीं आएगा। 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे, उन 2-3 स्टेटमेंट के रीजन के साथ बताना है आपको कि नेशनल इनकम इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशन को बहुत ध्यान से करना है। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। उसके बाद 2-3 टॉपिक और है थ्योरीज के, फिर ये चैप्टर फिनिश होगा। तो पहले न्यूमेरिकल पोर्शन जो है आपको समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है। न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान दो, आप ना कम से कम एक मेथड के 5 से 7 क्वेश्चन करके देखना, बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम में मत जाना। अब शुरू करते हैं थ्योरी को, ध्यान से देखना बेटा। तो थ्योरी में सबसे पहले क्या है? थ्योरी में सबसे पहले मिलेगा आपको मैथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ये तो हो गए। अभी जो मेथड आपने किए वो न्यूमेरिकल के हिसाब से किए। अगर एग्जाम में आता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, थ्रू वैल्यू एडेड मेथड, थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, तो कैसे लिखेंगे? तो स्टेप्स भी लिखने को आ सकते हैं और साथ साथ प्रिकॉशन भी करेंगे। प्रिकॉशन के बेस पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे ये आइटम्स
या नहीं होंगे। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रिकॉशन के बेस पे होगा, और पहला टॉपिक हमारा यही है बच्चों, ध्यान से सुनना आपको। नेशनल इनकम मेजर करने के स्टेप्स विद प्रिकॉशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास आता है वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स कैसे लिखेंगे। तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड है, प्रोडक्शन मेथड जिसे हम बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड है? ये फर्म से रिलेटेड है। प्रोडक्शन फर्म्स, या हम बोलते हैं कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए मेथड है। तो वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। क्योंकि आप वैल्यू एडेड किसका निकालते हैं? प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का। तो उन तीनों सेक्टर्स का पहले क्या निकालोगे? वैल्यू एडेड। और वो निकालने के लिए पता होना चाहिए ना कौन कौन सी यूनिट्स प्रोडक्शन करती हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। जो प्रोडक्शन करते हैं उनको बताओ कौन कौन सी है। तीन पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीन यूनिट्स हैं, तीन सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और क्लैरिफाई कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एस्टिमेट जीडीपीएमपी एट मार्केट। आपको बताया था मैंने कि वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी एंड वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को प्लस करके मिलता है जीडीपीएमपी। तो आप बता दोगे प्राइमरी सेक्टर का निकालना पड़ेगा वैल्यू एडेड, सेकेंडरी का निकालना है, टर्शियरी का निकालना। आपने जब न्यूमेरिकल्स किए थे तो निकाला था ना वैल्यू एडेड। वही चीज यहां लिखी हुई है कि सबसे पहले निकाल लो वैल्यू एडेड, और सबके वैल्यू एडेड को प्लस करके मिल जाएगा आपको जीडीपीएमपी। दैट्स इट। दूसरा स्टेप ये होता है, हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम कैसे निकालें। तो इस मेथड से तो जीडीपीएमपी निकलता था, जीवीएमपी निकलता था, वही निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? जो जीवीएमपी निकाल लोगे उसको प्लस कर दोगे, जीडीपीएमपी आ जाएगा। अब जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करो एनडीपीएफ, डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैसे निकलेगी? जीडीपीएमपी में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन नेट निकालने के लिए, माइनस करोगे एनआईटी एफसी पे जाने के लिए, क्या आ जाएगा? एनडीपीएफ। उसके बाद लास्ट में आप जाओ नेशनल इनकम पे, एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस करो, नेशनल इनकम आता है। तो कैसे लिखेंगे? एस्टिमेट एनएफआईए टू अराइव नेशनल इनकम। इस तरह से आप मेथड को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस मेथड की प्रिकॉशन क्या है दोस्तों? प्रिकॉशन मतलब होता है कि नेशनल इनकम में क्या लिया जाए और क्या ना लिया जाए। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड की, आउटपुट मेथड की, वैल्यू एडेड मेथड की। तो वैल्यू एडेड मेथड में हमने कौन सी गुड्स की वैल्यू ली है? सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे सर फाइनल गुड्स की वैल्यू ली है, इंटरमीडिएट की नहीं ली। तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जो बन के तैयार नहीं है, अभी रेडी टू यूज नहीं है, सिंपल रीजन। दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, सेकंड हैंड गुड्स की नहीं। हाँ, अगर कोई डीलर है सेकंड हैंड गुड्स का, उसको कमीशन मिल रही है, वो इंक्लूड कर लेंगे। तीसरा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स तो लेते हैं पर सर्विस नहीं लेते। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स तो लेते हैं लेकिन सर्विस नहीं लेते। सर्विस ध्यान दो, ये नहीं लेना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस होता क्या है बेटा? डोमेस्टिक सर्विसेज सच एज हाउसवाइफ सर्विसेज, किचन गार्डनिंग सर्विसेज, ये नेशनल इनकम में नहीं आती। इनकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू एस्टिमेट नहीं होती, इसलिए नेशनल इनकम में नहीं आती। पर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स नेशनल इनकम में आता है। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं उसका रेंट हम पे कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं सर्विसेज, इसलिए हम रेंट पे कर रहे हैं। पर जो लोग अपने घर में रहते हैं, रेंट पे नहीं करते, उनकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका रेंट हम इंक्लूड करते हैं ना, क्योंकि हम भी सेम सर्विस एंजॉय कर रहे हैं एज रेंटेड पीपल, तो वो भी नेशनल इनकम में आता है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। उसके अलावा चेंज इन स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको याद होगा। चेंज इन स्टॉक, अगर कोई स्टॉक बच जाता है एट द ईयर एंड, तो चेंज इन स्टॉक कहलाता है। उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, वो नेशनल इनकम में आएगा, वो फाइनल है, इंटरमीडिएट नहीं, इसलिए उसको इंक्लूड करके चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है डबल काउंटिंग, कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग कैसे हो जाती है। बच्चों, हर प्रोड्यूसर अपने गुड्स को फाइनल ट्रीट करता है, आपने पढ़ा है, फाइनल ट्रीट करता है, इसलिए हर प्रोड्यूसर फाइनल ट्रीट करता है, तो नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो जाती है। एग्जांपल है फार्मर वाला। अगर एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस की है और बेच दी 500 रुपए की, उसने बोला मेरी तो फाइनल थी
₹500 ऐड हो गए नेशनल इनकम में। फार्मर ने बेची फ्लोर मिलर को, उसने फ्लोर बनाया 500 की वीट से, 700 का बना के फ्लोर बेच दिया। उसने बोला मेरा 700 फाइनल है, जबकि 200 का उसने किया वैल्यू एडेड, उसने बोला 700 मेरा फाइनल है। 500 भी फाइनल, 700 भी फाइनल, ₹1200 हो गए। तो फ्लोर मिलर ने बेचा बेकर को फ्लोर बना के, बेकर ने खरीदा ₹700 का, ₹1000 के बिस्किट बना के बेच दिए। वो कहता है मेरे बिस्किट फाइनल है ₹1000 के। 500, 700, फिर 1000, तो 2200 हो गई। नेशनल इनकम 2200 तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो लास्ट वाला है ₹1000 जो बिस्किट बनाया, उसके अंदर हम बोलेंगे लास्ट में जो आपने काउंट किया उसके अंदर वीट की वैल्यू भी है, तो वीट की वैल्यू कई बार काउंट हो गई, तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए आप सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू लो। सिर्फ बिस्किट्स की लेनी चाहिए थी, या फिर आप वैल्यू एडेड लो। भाई फार्मर ने 500 का वैल्यू एड किया पूरा पूरा, बेकर ने और फ्लोर मिलर ने कितना वैल्यू एड किया? बेकर ने ₹300 का, क्योंकि 700 का फ्लोर खरीदा था, ₹1000 के बिस्किट बेचे थे। फ्लोर मिलर ने 200 का वैल्यू एड किया, 500 की खरीदी वीट, 700 का फ्लोर बना के बेचा। तो वैल्यू एडेड प्लस करो, 500 फार्मर का, 200 मिलर का और 300 बेकर का, ₹1000 आएगा। तो डबल काउंटिंग अवॉइड कर सकते हैं हम फाइनल आउटपुट मेथड से, या फिर सिर्फ वैल्यू एडेड को। तो डबल काउंटिंग होता क्या है? जब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तब कुछ गुड्स की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है, उसे बोलते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग ना हो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो आपका होता है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। या तो आप बिल्कुल फाइनल वैल्यू लो ₹1000 के बिस्किट, या तो आप लो फिर वैल्यू एडेड, मतलब कि फार्मर का 500, मिलर का 200, बेकर का 300, तब जाके आएगा फाइनल। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के दो मेथड होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड। उसके बाद अगर आता है इनकम मेथड के स्टेप्स लिखो, तो कैसे लिखेंगे? इनकम मेथड में हम सिर्फ फैक्टर इनकम को प्लस करते थे, तो फैक्टर इनकम तो प्लस करते हैं, लेकिन किसकी फैक्टर इनकम? जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी फैक्टर। तो सबसे पहली बात आइडेंटिफाई करो, क्लासिफाई करो कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स है जो प्रोडक्शन कर रही है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। स्टेप सेम हो गया एज लाइक वैल्यूएड मेथड। आइडेंटिफाई करने के बाद एस्टिमेट करो कि कौन से सेक्टर की कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई। सबका देखो कंपनसेशन कितना है टोटल, प्राइमरी सेक्टर के, सेकेंडरी में कितना है, टर्शियरी में कितना है, उस कंपनसेशन को देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस को देखो, मिक्स इनकम को देखो, सबको जोड़ दो, आपको मिलेगा एनडीपीएफसी। तो स्टेप 3 क्या आएगा? कैलकुलेट एनडीपीएफसी। कैसे निकालोगे? बाय एडिंग कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। उसके बाद अराइव नेशनल इनकम। कैसे? एनएफआईए प्लस कर दो, डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या मिलेगा आपको? नेशनल। तो एस्टिमेट एनएफआईए टू अराइव नेशनल। सिंपल मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इनकम मेथड की प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रांसफर इनकम कभी इंक्लूड नहीं होंगी नेशनल इनकम में, ना डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि वो अर्न इनकम नहीं है। ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, बट कमीशन अगर मिल रही है ब्रोकर को, सेकंड हैंड कार का डीलर है, कमीशन कमाता है सेल परचेज पे, वो आएगी नेशनल। बट इनकम फ्रॉम सेल सेकंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये गुड्स सर्विस का फ्लो जनरेट नहीं करते। ये फाइनेंशियल क्लेम्स है, इसमें सिर्फ टाइटल ट्रांसफर होता है, शेयर आज मेरे पास, कल आपके पास, कल किसी और के पास। गुड सर्विस का फ्लो जनरेट नहीं हो रहा। जहां पर गुड सर्विस का फ्लो नहीं बढ़ रहा वो नेशनल इनकम में नहीं आता। तो शेयर्स, बॉन्ड्स आर नॉट गुड्स, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट जो पर्सन ब्रोकर है, एजेंट है, जो सेल परचेज कराता है शेयर्स, इस पे कमीशन लेता है, उसकी कमीशन नेशनल इनकम में आएगी, पर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स नहीं आएगा। अब नॉर्मल इनकम यानी विंडफॉल गेन्स, जैसे कि लॉटरी से इनकम हो गई, हॉर्स रेस पे पैसा लगा उससे इनकम हो गई, वो नेशनल इनकम नहीं आएगा। अब नॉर्मल इनकम है। उसके अलावा आप पढ़ चुके हैं इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इंक्लूडेड इन नेशनल। उसके अलावा अगर कोई पेमेंट आप अपनी पुरानी सेविंग में से कर रहे हैं, तो आज की नेशनल इनकम से क्या मतलब, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको याद है नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, इसके अंदर तो कोई टैक्सेस है ही नहीं, क्योंकि हम एमपी में से एनआईटी हटा देते हैं, उसके बाद एफसी आता है। एनएनपी एफसी नेशनल इनकम होती है, इसके अंदर कोई टैक्स नहीं, इसलिए बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल।
ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसके स्टेप्स क्या है? इसका जो पहला स्टेप है बदल जाएगा। वैसे एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है कि हम सारे फाइनल एक्सपेंडिचर को प्लस करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सर नेशनल इनकम तो इनकम से निकलनी चाहिए, एक्सपेंडिचर से कैसे निकल रही है? बेटा एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों ही मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो कंट्री में हो रहा है वो किस पे हो रहा है? गुड सर्विस के ऊपर हो रहा है, और गुड सर्विस जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे पता चल सकता है कितनी नेशनल। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकल सकती है। और इसमें आप स्टेप जब लिखेंगे तो पहला स्टेप बदल जाएगा। इनकम का जो स्टेप था वो एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस करना है, प्रोडक्शन की बातें नहीं होंगी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बातें होंगी। तो एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से सेक्टर एक्सपेंडिचर करते हैं, प्रोडक्शन नहीं। क्या करते हैं? उनको क्लासिफाई कर लो, सच एज हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर्म सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। उसके बाद चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर कौन सा होता है वो बताओ। हाउस होल्ड खर्चा कौन सा होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का कौन सा होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फर्म का कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का होता है नेट एक्सपोर्ट। इन चारों खर्चों को क्लासिफाई कर दो, बता दो कौन कौन। आफ्टर एडिंग ऑल दीज एक्सपेंडिचर आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियस जीडीपीएमपी। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? एस्टिमेट जीडीपीएमपी बाय एडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स। ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप निकालोगे एनडीपीएफसी। कैसे? जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस, एनआईटी माइनस, एनडीपीएफसी। लास्ट में निकालोगे आप नेशनल इनकम, एनएफआईए प्लस करके डोमेस्टिक इनकम, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। ये स्टेप्स बहुत आसान होते हैं, बट प्रिकॉशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर मेथड में पहली प्रिकॉशन ये आती है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स कभी आपको नहीं लेना। आपको जो खर्चा लेना है वो किस पे लेना है? फाइनल गुड्स के। ट्रांसफर पेमेंट कभी नहीं लेनी। कौन सी लेनी है? फैक्टर पेमेंट। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कभी नहीं लेना, फाइनल गुड्स लेनी। बट कमीशन मिल रही है ब्रोकर को, वो इसमें आ सकती है। उसके अलावा अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि वो गुड सर्विस का फ्लो जनरेट नहीं करते। लेकिन हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स अगर हो रहा है, वो नेशनल इनकम में आएगा, जरूर आएगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके। अब उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके आने के पूरे पूरे चांस होते हैं नेशनल इनकम में, वो है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, या फिर रियल नेशनल इनकम, या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम। बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर अगर बात हो रही है नॉमिनल जीडीपी की, तो हम क्या बोलते हैं? जब गुड सर्विस की वैल्यू को आज के ही प्राइस पे एस्टिमेट किया जाए, उसे बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। When the value of goods and services is estimated on the basis of current year prices, known as nominal GDP. अगर आज के गुड सर्विस की वैल्यू को आप आज के यानी करंट ईयर के प्राइस पे मेजर नहीं कर रहे, आप कोई बेस ईयर के प्राइस पे मेजर कर रहे हैं, वो नॉमिनल नहीं है, वो रियल जीडीपी है। उसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। क्योंकि बेस ईयर वो होता है जिस ईयर में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत कम हुआ है, फ्लक्चुएशन प्राइस में बहुत कम हुई, और वो ईयर जो बेस ईयर है उसके बेस पे अगर आप जीडीपी निकाल रहे हैं तो कंपैरिजन जो होगा वो ट्रू होगा, फेयर होगा। रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं हुआ, असली आउटपुट में कितनी ग्रोथ हुई है पता चल जाएगा। तो ध्यान से सुनना, नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या जीडीपी एट करंट प्राइस ऑल आर सेम। अगर हम बात कर रहे हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, तो वो क्या है? मनी वैल्यू। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी। एफसी क्या होता है? मनी वैल्यू। तो मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइस ऑफ करंट ईयर। अगर गुड्स सर्विस की मनी वैल्यू को आप आज के प्राइस पे निकाल रहे हैं, करंट ईयर प्राइस पे, वो है नॉमिनल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि आज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हुआ होगा तो प्राइस का इफेक्ट भी आ जाएगा उसमें। हमें प्राइस का इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें आउटपुट का इफेक्ट देखना है। और अगर आपको आउटपुट का इफेक्ट देखना है तो आप ऐसा ईयर लो जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुई, तो वो है बेस ईयर। इसलिए बोलते हैं अगर आप नेशनल इनकम बेस ईयर पे निकाल रहे हो
तो वहां आपको आउटपुट में कितनी ग्रोथ है पता चल जाएगा। तो रियल नेशनल इनकम इज बेटर देन नॉमिनल, क्योंकि रियल नेशनल इनकम क्या है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल जनरेशन ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर वो ईयर है जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम हुई है। प्रेजेंटली हम बोलते हैं 11-12, नहीं 11-12 बहुत पुराना, अब 2020-21 को बेस ईयर लिया जाने वाला है, ये आप याद रखें। इफ वी मेजर नेशनल इनकम ऑफ 13-14 और द प्राइस ऑफ 2004-5, मान लो हम 13-14 की नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं और 4-5 को बेस ईयर मान रहे हैं, तो वो होगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या फिर रियल नेशनल, और वो शो करेगी ट्रू पिक्चर, क्योंकि हम बेस ईयर के प्राइस ले रहे हैं और बेस ईयर में प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, आउटपुट का पता चल जाता है। तो रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम इज बेटर बिकॉज 3 रीजन है बेटा। सबसे पहला, रियल जीडीपी में या रियल नेशनल इनकम में आपको आउटपुट का पता चलता है रेदर देन प्राइस। और दूसरा, अगर आप रियल जीडीपी निकाल रहे हैं तो फायदा क्या है कि आप अपनी ही कंट्री की पीरियोडिकल ग्रोथ जज कर पाएंगे। पिछले साल, उससे पिछले साल, आज कंपेयर करना चाहते हैं आप, तो आप रियल जीडीपी से कंपेयर करें, क्योंकि आपको आउटपुट की ग्रोथ से कंपेयर करना है, ना कि प्राइस की ग्रोथ। इन्फ्लेशन मेजर करना नहीं चाहते हैं, हम ग्रोथ मेजर करना चाहते हैं। तो ग्रोथ मेजर किससे होगी? जब आउटपुट का इफेक्ट दिखेगा। तो रियल जीडीपी इज बेटर बिकॉज पीरियोडिकल कंपैरिजन आसान हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भी आप रियल जीडीपी से करते हैं, ना कि नॉमिनल से, क्योंकि दूसरी कंट्री में, आपकी कंट्री में आउटपुट की ग्रोथ कितनी हुई है वो देखनी है आपको प्राइस की। तो वो कौन दिखाएगा? रियल जीडीपी। समझ में आया? आप रियल जीडीपी को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? ये प्राइस इंडेक्स है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, उसे बोलते हैं डिफ्लेटर। उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं नॉमिनल और रियल। आपको नॉमिनल रियल दिया हुआ है, कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात। जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, फॉर एग्जांपल, आपको कन्वर्ट करना है रियल को नॉमिनल में, क्वेश्चन में आपको मान लो जीडीपी डिविडेटर आपको दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल निकालनी है। क्या करेंगे? सिंपल है, आप क्या करेंगे? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। ये फॉर्मूला कैसे बना दोस्तों? हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला था, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। देखो ध्यान से, यहां लिखता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपके पास है बेटा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अगर आपको निकालना है रियल जीडीपी तो आप कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। आपको निकालना है रियल जीडीपी, तो आप लिखेंगे रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। सिंपल है। इसी से आप निकालना चाहते हैं, मान लो नॉमिनल जीडीपी। अगर आपको निकालना है नॉमिनल जीडीपी तो आप क्या करेंगे? रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइड बाय 100। ये 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कन्वर्जन, और आपको नॉमिनल निकालना हो या रियल निकालना हो तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। यहां साफ लिखा है जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, पहले समझिए। एज वी हैव सीन, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें प्राइस का इफेक्ट भी है, उसमें आउटपुट का इफेक्ट भी है। आप उन दोनों को स्प्लिट करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आप डिफ्लेटर की मदद से कर सकते हो। वी कैन यूज डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स दैट मेक अप जीडीपी। तो ये यूज है जीडीपी डिफ्लेटर का। इसको आप प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो बेटा, इसको आप प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। तो ये टॉपिक था आपका जीडीपी डिफ्लेटर। इसके बाद एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीडीपी वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। ये टॉपिक क्या है?
एक बात बताता हूं आपको, जनरली क्या होता है कि जीडीपी बढ़ता है तो हम बोलते हैं जिस कंट्री में जीडीपी बढ़ रहा है उस कंट्री का वेलफेयर बढ़ रहा होगा, क्योंकि जिस कंट्री में जीडीपी बढ़ रहा है वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा होगा, लाइफ क्वालिटी बढ़ रही होगी। क्या जरूरी है ऐसा? हम बोलेंगे नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जहां जीडीपी बढ़ रहा हो पर वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जहां जीडीपी बढ़ रहा हो पर वेलफेयर नहीं बढ़ता, ऐसे भी कुछ केस होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। जीडीपी के अंदर प्राइस का इफेक्ट भी है, आउटपुट का इफेक्ट भी है। अगर मैं बोलूं जीडीपी के अंदर प्राइस का इफेक्ट ज्यादा है, आउटपुट का इफेक्ट कम है, तो आप बताओ वेलफेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर नहीं बढ़ेगा। प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, आउटपुट तो बढ़ नहीं रही, असली ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। तो अगर जीडीपी के अंदर प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट ज्यादा है तो वेलफेयर को नहीं बढ़ाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस नॉट ड्यू टू आउटपुट, वो वेलफेयर के लिए रिलायबल इंडेक्स नहीं है। अगर मैं बोलूं जीडीपी तो बढ़ रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंट्री में वो अनइक्वल हो रहा है, रिच को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, पुअर को कुछ नहीं मिल रहा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, तब भी वेलफेयर लोगों का नहीं बढ़ेगा, रिच पुअर में गैप बहुत बढ़ जाएगा, वो भी रिलायबल इंडेक्स नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। अगर जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी के अंदर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे हैं जिनको काउंट नहीं किया गया मनी की टर्म में, उससे भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। Many activities in an economy are not evaluated in monetary terms, such as non-market transactions like service of housewife, kitchen gardening, leisure time activities not included in GDP due to non-availability of data. इससे वेलफेयर नहीं बढ़ता, इनकम जनरेट नहीं होती। क्योंकि अगर मैं बोलूं जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी कैसे बढ़ता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज से। अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ज्यादा हो रही है, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? इफेक्ट्स, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन हो रहा है पर प्रोडक्शन से पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ज्यादा है तो वेलफेयर बढ़ेगा, और नेगेटिव ज्यादा है तो वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे ये शो होता है जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर ना बढ़े, ऐसा भी हो सकता है, वो केसेस ही हैं। तो इनमें से कोई भी केस आपको आ सकता है, सब केस आपको अच्छे से करने बेटा। एक्सटर्नैलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मॉनेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मत छोड़ना बिल्कुल। उसके बाद रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर मैं आपको बोलूं कि जीडीपी कंट्री का बढ़ रहा है पर उस कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया में। सर आपको पता है जीडीपी को अगर आप डिवाइड करें पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम आती है। अगर जीडीपी का रेट कम हो, पॉपुलेशन का रेट ज्यादा हो, सोचो तो पर कैपिटा इनकम कम आएगी। पर कैपिटा इनकम कम है, पर हेड इनकम कम है, तो वेलफेयर कैसे बढ़ रहा होगा सोचो। तो पॉपुलेशन का रेट कम होना चाहिए, जीडीपी का रेट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपसे पूछते हैं ग्रीन जीएनपी क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब भी प्रोडक्शन होता है गुड सर्विस का, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस जब करते हैं तो एनवायरमेंट भी डिग्रेड होता है, पॉल्यूशन भी होता है, उस पर खर्चा तो होगा। तो आज जो आपने इनकम जनरेट की है उसमें से कंट्री कुछ पैसा एनवायरमेंट को वापस करेक्ट करने में लगाएगी, एनवायरमेंट को और ठीक करेगी जो पॉल्यूट हुआ है, उसके लिए मेजर्स लेगी। तो उस खर्चे को माइनस कर दो, जो इनकम आपने जनरेट किया उसमें से खर्चा हटा दो, इसका एनवायरमेंट डिग्रेड जो आपने किया है, उसके बाद जो नेट आपका इनकम बचती है आपके पास वो है आपकी ग्रीन जीएन। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी सब खत्म कर लिया हमने, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो तीनों मेथड की, फिर एग्जाम में जाओ। तो एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के नहीं जाना आपको, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो। इतना ही करेंगे, रिवीजन खत्म होती है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।